पावन धरती पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, प्रदेश के कार्यकर्तागण, जिला के कार्यकर्तागण, नगर के कार्यकर्तागण जो इस जगह पर इस गुफा में आए, इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फतुहा नगर की तरफ से तमाम भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, अध्यक्ष, संयोजक सबको हम अपने दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन में कांग्रेस का उस समय सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार में जनताओं को त्रस्त किया जा रहा था, अपने अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा था, जनता को सताया जा रहा था। उसी दरमियान हमारे भारत के सपूत जयप्रकाश नारायण जी ने एक बीजा उठाए कि हम लोग सरकार कुछ नहीं है, हम जनता एक हैं और जनता जो चाहेगी वही होगा। और वह आह्वान पूरे भारत में किए कि इस सरकार को हटानी है। यह सरकार जो मनमानी करता है, हिटलरशाही करता है, इस सरकार को हटाना है। और इस आवाज़ को बुलंद करके जेपी जी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए इस पूरे कार्यकर्ता लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग सब एक होकर के भारत के प्रधानमंत्री को हटाने का काम किया। और उनको यह जो जनता पर जो ढाया जा रहा था, मुद्दा ढाया जा रहा था, उनको मनमानी किया जा रहा था जनता को साथ में, उसको वापस करने के लिए एक हुए। और उसमें बहुत सारे अपने जान को भी न्यौछावर कर दिए, बहुत आदमी मर मिट गए। उसी दरमियान में आज के दिन हम लोग उस ऐसे सेनानियों को जो हमारे एकता, अखंडता, मानवता को बरकरार रखा था, उस समय कांग्रेस के समय में उस सेनानियों को आज के दिन हम लोग उनको पुष्पांजलि देकर के, फूल माला देकर के सम्मानित करेंगे, अंग वस्त्र देकर के उनको सम्मानित करेंगे। और इसी बात को कहते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे पशुकिया के देव कुमार बाबू से आग्रह करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देव कुमार बाबू। आज भारतीय जनता पार्टी आजमू नगर अभिषेक झा उनके आवास पर हम लोग बाबा दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हुए हैं। और इसमें उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रत्याशी भाजपा विधानसभा सतेंद्र कुमार सिंह, इस कार्यक्रम के प्रभारी केशव खान जी, हमारे बड़े भाई शिव कुमार सिंह जी, जिला के महामंत्री अरविंद यादव जी, प्रदेश दुर्गत प्रकोष्ठ के संयोजक ये हमारे साथ उपस्थित है। यहाँ पर बाकी सभी लोग, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मीडिया के बंधु सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से हम लोग जो एक शब्द उठा के लाए हैं, काला दिवस।
तो अब संक्षिप्त में कुछ ही बोलकर विशेष जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताता हूँ। काला दिवस हम लोग मनाते क्यों है? क्या काला दिवस? काला दिवस एक थोपा हुआ रणनीति है तानाशाही का। 25 जून 1975 को, यानी 24 जून 1975 को मध्य रात्रि में ही काला दिवस के लिए सुगम हो गया था और इसका जो आगाज हो गया था। इसमें मुख्य रूप से काला दिवस लगाने का मेन मुद्दा जो है हम समझते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ी थी इंदिरा गांधी जी और उनके साथ भी चुनाव लड़े थे राजनारायण जी। राजनारायण जी का चुनाव में तो हार हो गई, लेकिन राजनारायण जी ने एक केस दायर किया हाईकोर्ट में कि चुनाव जो है तंत्र को, शासन को अपने कब्जे में लेकर प्रभाव के कारण इंदिरा जी चुनाव जीती है। ये चुनाव जो है गलत है, चुनाव जीती है वह गलत है। इसका प्रक्रिया हाईकोर्ट किया उन्होंने। हाईकोर्ट करने के बाद में हाईकोर्ट ने 12 जून को इंदिरा जी के खिलाफ फैसला भी दे दिया। हाईकोर्ट, हम समझते हैं हाईकोर्ट सही डिसीजन दिया, इंदिरा जी के खिलाफ में डिसीजन दे दिया। लेकिन आप जानते हैं वो परंपरा लगातार चलते आता है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और उस अपील में जो है इंदिरा गांधी को बरकरार रखा गया, लेकिन उनका बरकरार सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे तात्कालिक प्रधानमंत्री होता है ना, हर चीज में तात्कालिक होता है, उसी तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, तात्कालिक प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर भी वो तात्कालिक का फायदा उन्होंने उठाया, ऐसी बात नहीं है, तात्कालिक का फायदा उन्होंने उठाया। अब वो तो समझ रहे हैं कि अब हमारा शासन जा रहा है, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। तो उन्होंने 24 जून को मध्य रात्रि में ही, उस समय में राष्ट्रपति हुआ करते थे फारूक अली अहमद जी, 24 तारीख को ही उन्होंने अनुशंसा करवा लिया, उनसे दस्तखत करवा लिया आपातकालीन इमरजेंसी की घोषणा की। और 25 तारीख को या 24 तारीख को मध्यरात्रि में किए, 25 तारीख को जो है कि अनाउंसमेंट हो गया, इंदिरा जी खुद अनाउंस कर दी। अब अनाउंस करने के बाद में आपातकालीन लगने के बाद में आप समझ गए इमरजेंसी में क्या हो गया कि कोई भी चुनाव नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी। इमरजेंसी की प्रक्रिया, इमरजेंसी में सारा कुछ बंद हो जाता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी चुनाव नहीं होगा। उसका जो विरोधी बने वो विरोधियों को जेल जाना पड़ा। तो अभी हमारे जयकुमार जी यहाँ पर हैं, विशिष्ट रूप से बता देंगे, इसका भोगी भी है। वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब क्या है, मीडिया को स्वतंत्रता है, मीडिया कहीं भी जा सकता है, कुछ भी लिख सकता है। उस मीडिया को जो दिमाग में आएगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, वो स्वतंत्र, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ऐसी प्रणाली है, भारत की ऐसी प्रणाली है कि मीडिया पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मीडिया स्वतंत्र है, वो लिख सकता है। लेकिन वो इमरजेंसी पीरियड में वो जो है कि मीडिया पर भी रोक लगा दिया गया। और उसी पीरियड में इंदिरा जी के बेटे संजय जी वो अपना प्रभाव से पुरुष नसबंदी का ऐलान कर दिया। उसका भुक्तभोगी जो है कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मैं भी था। उस समय में क्या था, मैं बिजनेस करता था, व्यापार करता था, आज भी मैं व्यापारी हूँ। तो उसमें क्या था कि कोई भी व्यापारी का किसी भी तरह का लाइसेंस हो, ABCD मतलब जितना तरह का ट्रेड है, व्यापार है, सबके लाइसेंसिंग प्रणाली है हिंदुस्तान में, आपका बिहार में भी है, सब जगह है। तो किसी भी तरह का लाइसेंस होगा तो दो कैंडिडेट आपको देना है जिसको कि आपने नसबंदी करवाया, नहीं समझे? मैंने समझे कि मैं जैसे देखिए मैं अपने पर मैं भी लिया हूँ, उस पीरियड में मैं भी लिया हूँ, समझे ना। 78 जो लगातार चल रहा था, कुछ साल तक चला था, मैं भी दिया था। 2 कैंडिडेट जो है नसबंदी किया हुआ है, 2 कैंडिडेट को हमने, हालांकि मैंने अभी भी खोल के बता देता हूँ, भ्रष्टाचार तो आज नहीं, नया नहीं है, भ्रष्टाचार आदिम युग से है, शुरू से चल रहा है। भ्रष्टाचार ही नतीजा के इमरजेंसी लगा। उस समय में हम 2 को बुला के नहीं लगे, अरुण बाबा को बुला के नहीं लगे, रंजन जी को बुला के नहीं लगे, चलिए आप नसबंदी करा देते हैं।
लेकिन डॉक्टर को पैसा दे के मैंने सर्टिफिकेट ले लिया और जाके जमा कर दिया, जहाँ कि मुझे देना है, जहाँ से मेरा लाइसेंस रिन्यूअल होगा वहाँ जाके देखिए भाई मैं 2 करवा दिया हूँ। मतलब ये सब तानाशाही रवैया है, और यही सब तानाशाही रवैया जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय में मुलायम सिंह विरोधी में थे, लेकिन मुलायम सिंह जी साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, सभी लोग थे। और राजनारायण जी जो हमारे जो है लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जो है मेन लीडर बने इसका, और उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग जेल गए, और उसी के कारण जो है ये आज जो है सत्ता से मजबूत होना पड़ा उनको, इंदिरा जी को। और वही सुशासन के चक्कर में जो हम लोग इतना जो पूरा हिंदुस्तान झेला और दिवस हुआ, परेशान हुआ, उसको जो है ना कि हम लोग आज एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि एक काला अध्याय का। और मैं समझता हूँ वो काला अध्याय एक तरह का नहीं होता है, काला अध्याय अनेकों तरह का होता है। हमारे यहाँ भी क्या है, हम तो समझते हैं कि हमारे लोकल पॉलिटिक्स में भी काला अध्याय है। हमारे प्रत्याशी रहे हैं, आपके कुछ प्रत्याशी रहे हैं भाजपा से, सत्येंद्र सिंह जी, क्या है हम लोग कितना लाख प्रयास कर दिए, लेकिन जो है कि इनकी जीत नहीं सुनिश्चित हो सकी, जिसका नतीजा काला अध्याय फतवा को आज भोगना पड़ रहा है। आज कोई विकास करने वाला व्यक्ति फतवा को नहीं मिल रहा है। यदि आज हम लोग जो विधायक बनाए रहते हैं तो आज जो फतवा का जो स्थिति है ये स्थिति नहीं रहता। यही मेन उद्देश्य है काला दिवस के। बहुत लोग है मेन रूप से हमारे भैया जो है विशेष रूप से बताएंगे, जो कुमार भैया बहुत भोगी रह चुके हैं, उसकी सारा जानकारी उनको है। इसी सब के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। हमारे पचूटिया के देव कुमार बाबू आए हुए हैं। हम चाहेंगे सत्येंद्र बाबू से आग्रह करेंगे कि उनको हम वक्त देकर के ढोला पहना करके उनको सम्मानित किया जाए। देव कुमार बाबू आओ। अरे भारत माता की। हमारे 75 के काला दिवस के एक योद्धा और हैं जो उसमें बहुत इनको भी पापड़ बेचना पड़ा था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, उनको भी आम बापू से सत्येंद्र बाबू सम्मान किया। अब हम चाहेंगे जिला का हम वर्ष से सम्मान करेंगे सत्येंद्र बाबू। हमारे इस राज्य के संयोजक वर्तमान विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रहेंगे भी नेता ये भी आंदोलन के साथ साथ सचिव परम आदरणीय श्री देव कुमार बाबू उस समय जब ये भी आंदोलन चल रहा था तो शायद पटना में लॉक कर चुके अपना लॉक रजिस्टर कर चुके और पूरे दिन रहे थे पटना में रह करके श्री केशव गांधी भाजपा परिवार के सभी माननीय दोस्तों, सदस्यों, साथियों, काला दिवस या आपातकाल को याद करने के लिए हम लोग क्यों जमा हुए हैं, या कोई महत्वपूर्ण तिथि को याद करने के लिए क्यों जमा होते हैं, उससे शिक्षा लेने के लिए, उन दिनों को समझने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास या धर्म ग्रंथों से हम लोगों को शिक्षा लेना है, सीखना है। इसीलिए पुराने विधियों को याद करके भविष्य को सुधारने का प्रचलन है, रीति रिवाज है। आज 25 जून को याद करने के लिए हम जमा हुए हैं। 25 जून क्यों आया, किस कारण आया, कौन कौन फैक्टर है, कौन कौन कारण है जो आपातकाल को भारत में
लाने के लिए बात हुआ। जेपी आंदोलन को क्यों करना, जेपी जयप्रकाश को आंदोलन क्यों करना पड़ा, मैं संक्षेप में 10 मिनट में इन बातों पर विचार करूंगा। आप वो धैर्य से सुनिएगा। ऐसे तो हम बहुत 2 मिनट बोलते हैं, लेकिन आज बोलने का मन है। जेपी आंदोलन को मैं भी खेला हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, और इसीलिए बोलने का अनुमान है। जब दिवाली है तो मैं 2 मिनट बोल के खत्म। अच्छा ठीक। जेपी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुआ? 71 के भारत पाकिस्तान लड़ाई में देश भारत बहुत बाहुबली से बहुत मजबूती में जीता। पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान का जो हो गया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी का मन उस समय देश के राष्ट्रवादी लोगों द्वारा मतदान करने से सभी लोगों ने, जो भाजपा के लोग भी थे, वो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे महान नेता, जन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में इंदिरा जी को काली मैया, दुर्गा मैया कह दी। आज इस परंपरा का देश में खत्म हो गया, निर्वहन खत्म हो गया है। आज कितना अच्छा काम कीजिए, पाकिस्तान अगर देश पर चढ़ाई भी कर देता है, उनको मुकाबला करते, उनको हरा भी देते हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान से रिश्ता नाता कर रखने वाले लोग उस कार्य को भी आलोचना करेंगे। मैंने देश के जो सत्ता में है, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसकी आलोचना करेंगे। तो 1971 में 24 दिसंबर से लड़ाई हुआ और 14 दिन लड़ाई करके 17 दिन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी जीत गई, चुनाव हुआ भारी मतों से, उनका सरकार बन गया लोकसभा में। तो इसी दरमियान 10 मिनट में खत्म करने के जाने चलेगा। गुजरात में चीमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, और चीमन भाई पटेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, वह कॉलेज के विद्यार्थियों के हॉस्टल पर, फी पर खर्चा बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। तो वहाँ के विद्यार्थियों ने हंगामा किया, आंदोलन किया। गुजरात में इतना तीव्र आंदोलन हुआ कि चीमन भाई पटेल को बर्खास्त होना पड़ा। तो वहाँ के देख करके बिहार के विद्यार्थियों ने भी अनुसरण किया। यहाँ जो हॉस्टल का खर्चा बढ़ा था, किताब का खर्चा बढ़ा था, कॉलेज का फी बढ़ा था, उस सब के विरोध में बिहार के विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया। जब आंदोलन शुरू किया तो सरकारी पुलिस, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री थे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय चीमन भाई पटेल बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। तो जब विद्यार्थियों का आंदोलन शुरू हुआ तो अब्दुल गफूर की पुलिस ने मुजफ्फरपुर में निगमानंद शाही को हत्या करा दिया, 2 कॉलेज के विद्यार्थी को हत्या करा दिया। पटना में भी कितना विद्यार्थी लोग की हत्या हुआ। तो इसके खिलाफ विद्यार्थियों ने, पूरे बिहार के विद्यार्थियों ने पटना विधानसभा को चलने से रोका, पटना के विधानसभा को प्रभावित किया। जब विधानसभा चल रहा था, इसके बदले में अब्दुल गफूर की पूरी पुलिस ने पूरे कड़ाई से, पूरे कठोरता से, पूरे निर्दयता से विद्यार्थियों को गिरफ्त किया, कुचला। जो विद्यार्थियों को जो अत्याचार हुआ, पहले विद्यार्थी सड़क पर आए। जयप्रकाश बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ। जयप्रकाश बाबू का परिचय है कि स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी के पहले, 47 के पहले पूरे सक्रिय थे राजनीति में, लेकिन जवाहरलाल के विचार से मेल नहीं होने के कारण जवाहरलाल जी के कहने पर भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, और प्रजा समाजवादी पार्टी नाम के एक अलग पार्टी की स्थापना की। प्रजा समाजवादी पार्टी अलगे हुआ, संयुक्त सोशल पार्टी अलगे हुआ, जनसंघ पार्टी जिसके हम लोग फॉलोवर अनुयायी है, इसकी स्थापना अलग हुई। तो जयप्रकाश बाबू ने विद्यार्थियों को जो अन्याय हुआ उसके समर्थन में कॉल की आह्वान किए कि मैं पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से मिलना चाहता हूँ, इनसे राय विचार करना चाहता हूँ। तो पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का जब पटना में सम्मेलन हुआ तो उसमें पूरे पटना के सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, चाहे मदर यूनिवर्सिटी के हो, एक भयंकर मजमा लग गया। मजमा मैंने अनियंत्रित बड़े संख्या में लोग जमा हो गए। तो जयप्रकाश बाबू ने आह्वान किया कि इस सरकार से हम लोग मांग करके
सुधार नहीं कर सकते। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। पहला मांग है जगन्नाथ होगा कि बिहार के अब्दुल गफूर के सरकार को बदलना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारी सरकार रहेगा, लेकिन अब्दुल गफूर को हटाओ। यह विद्यार्थी विरोधी है, जन विरोधी है और मैंने जनतंत्र विरोधी है, जो सामान्य जनता को आंदोलन करने की नहीं देती है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। तो महंगाई भी चरम सीमा पर था। ये कुमार बाबू जानते हम लोग नारा लगाते थे, देखो रे इंदिरा का खेल, कितना महंगा करुआ थे। और भी नारा लगाते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, हिटलर शाही नहीं चली तो इंदिरा शाही नहीं चलेगी। ये कुमार बाबू साथी और सब जैसे भाग बाबू कोई सब घटना याद है कि नहीं है, उनको याद तो नहीं लगा। अच्छा, तो फिर जब क्या बताया जाओ कि नियंत्रण में कंट्रोल हो गया और नागरिक राम बाबू कहे 12 जून को जब वहाँ का चुनाव, गुजरात का चुनाव विधानसभा भंग हो गया था, तो फिर जानते हैं कोई भी विधानसभा भंग होता है तो फिर चुनाव होता है। फिर वहाँ चुनाव हुआ तो 12 जून के ही वहाँ सरकार बन गया था कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ 12 जून को गुजरात सरकार बन गया था। अब राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किए थे। इंदिरा सरकार ने, इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव क्षेत्र में रायबरेली में घोटाला किया। 2 तरह के घोटाला का आरोप लगाया गया, एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और दूसरा जनता में गलत ढंग से पैसे का वितरण, भ्रष्टाचार, जनता को वोट देने के लिए भ्रष्टाचारी तरीका अपनाया गया। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा थे, जगमोहन सिन्हा ने 12 जून 1975 को फैसला लिया कि पैसे का घोटाला तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए इंदिरा गांधी को आजीवन चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है। ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है और सरकार इनको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट 24 जून 1975 में फैसला देता है। वह अपने फैसले में कहता है कि इंदिरा गांधी 6 साल के लिए कम कर चुका है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन जब तक चुनाव नहीं लड़ती हैं 6 महीने तक वे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेस के लोगों को लोक लिहाज का शर्म लगा कि हम जब न्यायपालिका कह दिया है कि आप प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है, तो मैं 6 महीने तक किस मुंह से प्रधानमंत्री का कार्य संभालूंगा, प्रधानमंत्री का कार्य देखूंगा। तो 25 दिन जो आज दिन है, 25 जून को 12 बजे रात के बाद कैबिनेट से दस्तखत हुआ। 1:30 बजे रात में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1:30 में 26 तारीख हो जाता है 12 बजे का तक, तो 1:30 में फखरुद्दीन अली अहमद उस फाइल पर दस्तखत करते हैं। और बिहार में सभी अखबारों में सेंसर रहता है, सभी जगह दस्तखतों के ऊपर बैठा दिया जाता है। जहाँ प्रेस है वहाँ पर पीएम के अधिकारी के छोटा सेंसर हो गया समाचार, सब अखबार में रंगा हुआ है। आज से पूरे देश में आपातकाल लागू, मौलिक अधिकार खत्म, सस्पेंड, और 26 तारीख के अखबार में निकला था। तो अब 26 जून को आपातकाल लागू हुआ 75 में, जो 1 जनवरी 1977 तक चला। 1 जनवरी 1977 को 19 महीने में यह आपातकाल खत्म हुआ, पूरा हुआ। तो इसके परिणाम क्या हुए? इंदिरा गांधी ने देश के लोगों को शोषण किया, मनमानी की, नसबंदी कराया, जो मन किया, भ्रष्टाचार बढ़ा, मिटाने के बदले जनता के मुंह पर ताला लग गया। हम अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, मांग नहीं कर सकते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? जब चुनाव हुआ तो 5 राज्यों में बंगाल कांग्रेस का सफाया हो गया, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं बना। बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हाँ 5 राज्यों में रोबन हारा को नहीं था, खाता खोलने वाला नहीं था, एक भी सांसद उसका नहीं जीता था। तो देखिए, किसी को दबा करके फिर नहीं जीत सकते, किसी को रुला करके फिर नहीं जीत सकते। हमारे इंदिरा गांधी को जैसे पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश बना करके एक घमंड हो गया, पाखंड हो गया कि हम देश के बहुत पॉपुलर नेता हो गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जनता उसको सहेगी, उसको जनता बर्दाश्त करेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कितना
शिकस्त देते हैं, चीन को शिकस्त देते हैं, पाकिस्तान का मुंह बंद करते हैं, लेकिन निरंतर एक पूरा दिन रात करते रहते हैं। एक दिन के तो बड़ा काम कर देते तो संतोषित नहीं होता है कि हम आपको सहनता हो गए, निरंतर दूसरा काम, चौथा काम, पटना का। आज कुछ हम योजनाओं के मालिक हैं जो मेरी मुख्य दिया गया है, हम लोग 10-5 योजना जानते हैं, उसको लागू करने का प्रयास करते रहते हैं। तो जेपी आंदोलन के माध्यम से याद करके हम लोग उस काल दिवस को, काली रात्रि को, कांग्रेस के क्रियाकलापों को याद करके भयभीत होते हैं और सचेत होना चाहिए। उतना बुरा दिन हम लोगों को फिर आने नहीं आना पड़े, देखना पड़े, झेलना पड़े। हम लोग जागरूक रहें, हम लोग इंसानियत को जगाएं, हम लोग देश की जनता को जगाएं, भाईचारा को बढ़ाएं। बस इसको काम देता हूँ। और इस काला दिवस के अवसर पर फतुहा विधानसभा के फतुहा नगर में अभिषेक जाजी के घर पर एक सभा का आयोजित की गई है। इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रत्याशी सतेंद्र बाबू, आंदोलन से जुड़े हुए वीरेंद्र बाबू और हमारे साथी हैं रमू सिंह जी, जिला के महामंत्री अजीम यादव जी, प्रदेश सूचना संयोजक भूतल प्रकोष्ठ के भास्कर जी, गांधी बाबू, अनिल झा जी, शेखर जी, उपस्थित तमाम कार्यकर्ता, हमारे साथीगण बहुत से बिंदु पर बहुत कुछ बताते हैं। मुझे जेपी आंदोलन के बारे में शुरू से अंतिम क्षण तक जो दृश्य हमारे सामने थी, वह दृश्य को हम आपके पास रखना चाहते हैं। हमारे देवेंद्र बाबू जेल गए, उस आंदोलन में सहभागी रहे, जेल गए, जेल में रहे, लेकिन हम जेल नहीं गए क्योंकि हमारी उम्र मुश्किल में 13 साल। लेकिन जो घटनाएं घटी आपके पड़ोस में ही खुसरूपुर ग्राम और पटना का साथ केंद्र हुआ करता था। विद्यार्थी परिषद के द्वारा 1974 का आंदोलन शुरू हुआ था। इस समय आज के हमारे सुशील कुमार मोदी जी, नंदकिशोर यादव जी वगैरह वगैरह बहुत से अभिनेता जीवित हैं और पटना को सहयोग इस खुसरूपुर से बहुत तरीका से दिया जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से अभी कहना ठीक नहीं है। हमारे पास एक किताब है, हम सतेंद्र बाबू को देंगे। 74 से वह घटना घटी है कि हमारे घर में लगभग 25 दरवाजा थे और खिड़कियां भी करीब 35-40 था। एक एक दरवाजा को खोल करके नहीं तोड़ करके, खिड़की को खोल करके नहीं तोड़ करके, सारा सामान तोड़ करके कुर्सी जब्ती हुआ था हमारे घर में और खुसरूपुर के कई साथी के घर में। जब हमारे घर में हुआ तो आप लोग थोड़ा सामान हटा दिए। हमारे घर में जितने भी मालिक थे, पिताजी, चाचाजी, दादाजी, सब कंटिन्यू जेल का यात्रा करते रहे, आते रहे, जाते रहे। हमारे घर की परिस्थिति ऐसा हो गई थी कि मुझे एक हेडमास्टर के यहाँ खाना बनाना पड़ा, तब हम तीसरी का काम करते। वह दर्दनाक घटना जो हम देखे हैं, इसका विवरण करना बहुत कठिन है। इससे ज़्यादा पटना सिटी में स्टीम इंजन लगी हुई थी और पटना सिटी के 13 हमारे स्टूडियो थे और एक झांकी निकली थी विद्यार्थी परिषद का, आंदोलनकारियों का। छोटे छोटे बच्चे थे, गांधी जी का फोटो लिए हुए थे, उस पर ही पुलिस गोली चलवाती थी।
और उसे पकड़ करके उस स्टीम इंजन के अंदर झोंक दिया जाता था। इस प्रकार की बर्बरता होती थी। कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का मिला हुआ था। जमुई वगैरह से आदिवासी सब तीर और धनुष लेकर के चलते थे और ट्रेन रोकने का काम हमारा साथी अगर करते थे तो तीर और धनुष से वार किया जाता था। वह दर्दनाक घटना आप लोगों को इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ी कि आज के कार्यकर्ता ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। हम लोग समझते हैं वो जंक्शन पार्टी एक पार्टी नहीं, देश को उद्धार करने वाली एक पार्टी जो कि आज भाजपा में परिवर्तित हो गई। उस समय के हमारे नेता भी थे, एक कार्यकर्ता के आह्वान पर दौड़ जाते थे। हमारे भीतर कमियां हैं, शायद उस पर दूर करने की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन वह दर्दनाक घटना मान के चलिए कि आजादी के समय जो अंग्रेज राज करता था उससे कम नहीं था। इंदिरा गांधी को जब विश्वास हो गया कि हम अब चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई, जनता पार्टी में विजय हुआ। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक बात को जरूर अपना कहानी इसलिए कर दिया हूँ कि ना मुझे, ना हमारे पिताजी को, ना आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग को बहुत से कार्यकर्ता हैं, अभी भी बहुत लोग जीवित हैं। न सरकार से न पार्टी से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला, लेकिन तन मन और धन से हम लोग पार्टी के काम, पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं और जब तक जीवित रहेंगे करते रहेंगे। आज 2 दिन से पार्टी में आते हैं, प्रदेश का चक्कर लगाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। वो नेता कभी नेता नहीं हो सकता, क्षणिक होता। आंदोलन के बाद 1982 में हमारा सरकारी नौकरी के क्रम में भी आकर के चुनाव के दरमियान मैं पार्टी का कार्य किया करता था। जब नौकरी करता था आसाम में, किशनगंज में, वहाँ भी मैं काम करता और मैं कार्यकर्ताओं से यही बात को कहना चाहता हूँ, चापलूसी कर करके कुछ दिन का मजा पाओगे, लेकिन सही रूप से अगर पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता बनना है, मैं जानता हूँ कि पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता मरते दम तक आपको सम्मान करने का संगठन में बहुत कम दिनों से मैं रहा, क्योंकि वॉलंटियर रिटायरमेंट 2006 में लिया। उसके बाद से प्रत्यक्ष रूप से संगठन में कार्य करने लगा। जिला में आज 6 साल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिला में हमारी उपलब्धि क्या है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से मैं काम करता हूँ और हमारी उपस्थिति किसी को हटाने से नहीं हटेगा। चाहे जिला के अध्यक्ष कोई हो जाए, बड़े बड़े नेता कोई हो जाए, हमारी पहचान वो लोग नहीं मिटा सकते। और इसका कारण ये आंदोलन है, क्योंकि उस दृश्य को हम लोग ने देखा है और आज आप लोगों को बताने का काम करते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं किया आपने भविष्य में किसी पार्टी के द्वारा आकार का लगाने का काम। इसलिए हमारे साथी सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह है, हम जनता को यह याद दिलाते रहिए कि आपातकाल क्या होता है। आज मीडिया के लोग
जो मर्जी है वो लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं, किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं। तो मीडिया का कोई महत्व नहीं, कोई कुछ नहीं लिख सकता था। बैठक का चिट्ठी जो है हाथ में लिख करके किस प्रकार से पहुंचाया जाता था, सब अंडरग्राउंड थे और अंडरग्राउंड रह करके कार्य किया जाता था। संघ पर प्रतिबंध था, संघ के कई नेता जेल में रहे, हमारे ही परिवार सब और साथी लोग सब जेल में रहे। हम भी काम करते थे, हम भी एक चिट्ठी लेकर के पैदल जा करके कहीं पहुंचाते थे, उस सूचना को प्रसारित करते थे, यहाँ यह काम करना है, यहाँ यह काम करना है। पटना की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। इसलिए भाइयों, आप लोग से हमारा आग्रह है कि लोगों को भी बताने का काम कीजिए कि इस देश में वैसी किसी भी प्रकार को बर्दाश्त नहीं कीजिए जो देश के साथ अन्याय करने का काम करे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हम चाहेंगे। जैसे तो बहुत वक्ता है बोलने वाले, बहुत कुछ कहेंगे। समय शाम हो गया है। हम चाहेंगे कि काला दिवस आपातकाल के पूर्व जो जनता लाठी खाए हुए पुरुष से हमारे प्रतिज्ञा के देव कुमार बाबू को हम चाहते हैं कि अपने मुखारबिन से अपने इस घटना को कुछ बताएं। देव कुमार आयोजित इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में परिचर्चा के संदर्भ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ईश्वरकांत जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सत्येंद्र बाबू, संचालन कर रहे अरुण झा जी और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा जवाने से चर्चा कर रहे थे साथी रामेश्वर प्रसाद जी, केसर जी, और कई बार हमारे साथ ऐसे ही एक गोष्ठी में शामिल बराबर रहते अरविंद जी, और हमारे साथ में अरविंद जी के साथ यहाँ जाने के लिए बराबर सहयोग करते रहे हमारे पटना के साथी रमेश जी, और आप सभी ये रमेश जी हैं जो विधायक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप सभी यहाँ जो उपस्थित हमारे साथी हैं जिनको बहुत लोगों को चेहरा से जानते हैं और बहुत लोगों को नाम से भी जानते हैं, तो आप सबों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आप सबको बधाई देते हैं और स्वागत भी करते हैं। यहाँ जब आए तब हमारे पत्रकार बंधु के रूप में केसरी जी को बराबर हम तो जिनको बराबर कार्यकर्ता ही शामिल कर लेते हैं, तो अभी फोटो ले रहे थे तो हमको लगा कि भाई केसरी जी भी यहाँ पर। तो फिर कमरुद्दीन जमा जी आज कहने आए कि हम भी जेल में थे 2 महीना, तो भी शामिल हुए। मुझे कल सत्येंद्र बाबू ने फोन किया कि कहाँ हैं। हमने कहा कि मैं तो पटना में हूँ, और मैंने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, तो इनको लगा कि मैं ही इलाज करा रहा हूँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम किसी के इलाज के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम है इमरजेंसी के संदर्भ में काला दिवस है, तो कार्यक्रम को मनाने के संदर्भ में देंगे कुछ लोग वहाँ चलना है। तो मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं, विचार करते हैं। विचार करने की बात बहुत सारे कारणों से कही जाती है। आप लोगों ने जितनी बातें अभी रखी हैं, मैं तो फिर अलग बात रखूँगा, इसलिए हमको परेशानी होती है। सत्येंद्र बाबू को भी मैंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में हमारी परेशानी बढ़ती। लेकिन रात में
जब याद आया कि आज 25 जून है और 25 जून के को उसके पहले ही हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। मैं पटना विश्वविद्यालय में पटना कॉलेज का उस समय छात्र था। कुछ लोग बता रहे थे कि मैं लॉ पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है। अगर उस समय के पढ़े लिखे लोग होंगे तो हम लोग के समय प्री यूनिवर्सिटी था और 3 ईयर डिग्री कोर्स था। तो मैं BA पार्ट 1 का छात्र था पटना कॉलेज में, और पटना कॉलेज के छात्र के रूप में मेरी गिरफ्तारी हुई। तो आप समझ लीजिए उस समय तो न मूछें आई थी न दाढ़ी थी, बाल तो आप देखिए फिर किशन के न शरीर थे। हवाई चप्पल पहनते थे पटना कॉलेज में, जो उस जमाने में लड़के पढ़ते थे उनकी दशा क्या थी विचार करिए। तो उस समय जब इन्होंने कहा तो रात में मैंने विचार किया कि आज ही के दिन इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। 26 जून को पूरे अखबारों में फ्रंट पेज का न्यूज़ था, पूरे देश में आपातकाल घोषित। हम लोग तो पहले से जेलों में बंद थे। तो अखबारों में ही बात थी कि जगजीवन राम उनके साथ रहते हुए इंदिरा जी, चंद्रशेखर युवा तुर्क लीडर थे उनके साथ रहते हुए, वह सभी कन्फाइन कर लिए गए थे, नजरबंद कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, डायलिसिस पर थे मुंबई में। ये बारी चर्चा थी, हम लोग तो जेलों में बंद थे, इसे अखबारों के माध्यम से कुछ बातें होती। तो आपातकाल जब घोषित हुआ तो इसलिए सत्येंद्र बाबू की याद आ गई कि लगता है कि उन्होंने इसी कार्यक्रम को रखवाया होगा या वहाँ के लोगों ने रखा होगा। तो मुझे अंदर से जोश आया कि साहब जिस समय हम लोग जेलों में गए थे और विद्यार्थी थे और परिवार वाले का दिवा स्वप्न था, घर में यह माना जाता था कि यह लड़का कोई न कोई पदाधिकारी जरूर होगा, तो मैंने सारे के सारे अरमान को चकनाचूर कर दिया। और आज सत्येंद्र बाबू जब याद दिला दिए तो मैंने कहा कि समाज में भी हम 52 वर्षों से करते हुए आज समाज को भी कोई भला नहीं दे पाए, यह हमारी अपनी मान्यता है। तो यह बात याद आ गई मुझे, तो मैंने सत्येंद्र बाबू को कहा कि मैं तो चलूँगा लेकिन ज़रा फिर हॉस्पिटल जाना है, तो कहीं कि तो हम हमारे ही साथ चलिए। ऐसे अक्सर इनके साथ लटकने की मेरी आदत इसलिए नहीं होती है कि इनका बहुत सारा कार्यक्रम होता है, हम उतना कार्यक्रम मेंटेन नहीं कर पाते जितना ही करते हैं, जन जन तक ही जाते रहते हैं, हम नहीं जा पाते। इसलिए इनके कंधे पे सवार होने में थोड़ी मजबूरी हो जाती है हमारी, हम सोचने विचारने लगते हैं। लेकिन अंततः इनको मैंने कहा कि सर हम चलेंगे आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आ गया और आप कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई दिया कि आज के समय में भी इमरजेंसी की बातों को आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। अभी एक लड़के से मैं इमरजेंसी की चर्चा कर रहा था, वो लड़का कॉमर्स कॉलेज के छात्र थे, हमारे सामने अभी नहीं है, उन्होंने कुछ बताया था। लेकिन जब देखा उस लड़के ने कि हम कुछ बोलेंगे और कुछ पूछ देंगे तो लड़का खिसक गया। तो ये इमरजेंसी की यह बात थी। और हम आपको यह बताते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का छात्र संगठन जो विभिन्न खेमों में बटा हुआ था, जिसकी चर्चा इन्होंने किया, कोई बटा हुआ था सोशलिस्ट पार्टी से, कोई भारतीय, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं था, विद्यार्थी परिषद में बटे हुए थे। ऐसे युवजन सभा करके सोशलिस्ट पार्टी का एक स्टूडेंट विंग था, उसमें बटे हुए थे। कई उस समय कई खंड था जो इस ढंग के कार्यक्रम को चलाते थे स्टूडेंट्स के बीच। और पटना यूनिवर्सिटी आंदोलन बराबर करता था, कई सवालों पर करता रहा। तो केमिस्ट्री लेक्चर थिएटर में 1973 के अक्टूबर महीने में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की एक मीटिंग हुई, जिसमें 52-53 विद्यार्थी थे वहाँ ऊपर। उस समय निर्णय यह हुआ कि जयप्रकाश नारायण जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्ता को कभी गले नहीं लगाया, बराबर सत्ता का परित्याग किया। इसलिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आंदोलन को दिशा दे सकते हैं पूरे देश में। उस समय के समसहाय
एक एमएलए हुए बाद में 1977 में उनके साथ रहते थे। सच्चा बाबू उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। विद्यार्थियों ने उनसे संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर्स यूनिट हॉल में मीटिंग रखो, हम आएंगे। अब आप समझ लीजिए कि आज भी अगर पटना यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ने वाला लड़का है, उससे पूछ लीजिए, आज भी 90 कुर्सियाँ हैं। उस दिन भी 90 कुर्सियाँ थी। 90 कुर्सियाँ भरी नहीं थी। नवंबर महीने में वह मीटिंग रखी गई। बढ़ने दीजिए फोन। नवंबर महीने में वापी के बूथ के लोग बुलाते गए। नवंबर महीने में वह मीटिंग जो रखी गई थी, तो उसी में यह घोषणा हुआ कि विधानसभा का घेराव विद्यार्थियों के द्वारा होगा और वह दिन था 18 मार्च 1974। आप केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग कॉलेज का मोड़ देखते हैं, वहीं से विद्यार्थियों का जुलूस चला। मुंह पर पट्टियां लगी थी और पट्टी लगा हुआ तख्ती पर नारे लिखे हुए थे। गांधी मैदान जाने के क्रम में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, लाठियाँ चली। हम लोग की कम उम्र के थे, लालू यादव और ये सब तो हमसे 4-5 क्लास आगे थे, लेकिन सब पढ़र थे उस समय। ये नहीं थे कि आज की तरह थे उन लोग हमारे। तो हम लोग तो निकलते गए, वहाँ लाठी चल गई और लाठी चलने के बाद जयप्रकाश जी पर जो लाठी चली उन्होंने आर लिया और जयप्रकाश जी के सर फूटने की बजाय लालू यादव का सर फूटने। और जब सर फट गया लालू यादव का, अखबार में बातें आ गई। अखबार में जब बातें आ गई तो जयप्रकाश नारायण थोड़ा झटकी टाइप किया। जयप्रकाश जी ने कहा कि अब हम विद्यार्थियों का नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बाद में बताएंगे। इसलिए कि अब हम जांच करेंगे कि लाठी जो चली है सरकार की गलती के कारण या विद्यार्थियों की गलती के कारण ये लाठी चली है, इसकी जांच करेंगे। उनको जांच करने में कुछ समय लगा, कुछ दिन लगा और 12 अप्रैल को उन्होंने घोषणा किया कि नहीं, मैंने जांच किया, सरकार की गलती रही है और सरकार के कारण लाठी चली है, इसलिए विद्यार्थियों का हम नेतृत्व करें। अब विद्यार्थियों के नेतृत्व का क्रम शुरू हो गया। अभी केसर जी बता रहे थे कि गुजरात में विद्यार्थियों का आंदोलन पहले से चल रहा था। ये बात सही। गुजरात में विद्यार्थियों का आंदोलन जब चल रहा था तो फिर जयप्रकाश जी ने स्वीकार किया और जगह जगह मीटिंग होने लगे और मीटिंग होते होते कुछ लोग गिरफ्तार हुए। ज़्यादातर लोग भागे चलते थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। और 5 जून को गांधी मैदान में 2/3 लोग भरे थे। गांधी मैदान कोई पुलिस नहीं रहती थी। जयप्रकाश नारायण जी उस सभा में थे। महामाया प्रसाद कर्पूरी जी सरीखे लोगों को बोलने नहीं दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ विद्यार्थियों का यह हुजूम था कि साहब कोई नहीं बोलेंगे, सब जयप्रकाश जी की कुर्सी के नीचे बैठे थे। और 5 जून को जो संपूर्ण क्रांति की घोषणा हुई, तो संपूर्ण क्रांति का जो मतलब आप लोग बता रहे थे वह मतलब नहीं था। संपूर्ण क्रांति का मतलब था कि 4 चरणों में संपूर्ण क्रांति को बांटा गया, जिसमें पहला चरण तत्काल रूप से तानाशाही सरकार को सत्ता से च्युत करना है और उसके लिए ड्राफ्ट दिए गए थे पीपुल्स कमेटी को। उस पर व्याख्या तो बहुत सारी बातें किताबों में आई, किताबों में आप पढ़ लेंगे। लेकिन आंदोलन का रूप इसी का नतीजा ये हुआ कि 5 जून के बाद जगह जगह गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। हम लोग क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को खड़े लगे, तो हम लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर के बक्सर जेल में बंद थे। और बक्सर जेल में जब बंद थे तो मैंने कहा कि 25 जून के मध्य रात्रि में इमरजेंसी की घोषणा हुई, जिसकी चर्चा काफ़ी लोगों ने किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय जगमोहन लाल सिन्हा हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाया इंदिरा गांधी के खिलाफ कि साहब 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित किए चुनाव के। आज भी वही स्थिति है, आप समझ लीजिए। तो उस समय नहीं थी, आज भी 2/3 बहुमत था पार्लियामेंट में।
कांग्रेस ने कानून पास कर लिया, कानून बना लिया। उस समय हो गया कि जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में परिवर्तन, बाद में नारा लगाया। उस समय हुआ कि संविधान में परिवर्तन की बात कर ली, संशोधन की बात कर ली कि इंदिरा जी पर कोई मुकदमा, ये पहले से कानून है कि भारत के राष्ट्रपति पर कोई मुकदमा नहीं होगा। उसी समय पार्लियामेंट में निर्णय लिया कि अब भारत के प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा नहीं। कहने का मतलब है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब शिथिल हो जाता है। आप आज भी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे तब्दील कर दिया जाता है पार्लियामेंट के निर्णय के आधार पर, वो आज भी देख रहे हैं। हम उस पर बोलने नहीं आए हैं, हम आपको सिर्फ वो इमरजेंसी की घटना का क्रम आपको बताने आए। उस समय ये बातें हुई और बाद में आप याद करिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा में आमूल परिवर्तन, ये विद्यार्थियों का नारा था। आज उससे तुलना करिए। और जब इंदिरा गांधी का फैसला हाईकोर्ट ने किया और पार्लियामेंट ने जो उसका बचाव किया, तो नारे बदल गए लोकतांत्रिक मुद्दों में कि तुम प्रतिनिधि नहीं रहे, हमारे कुर्सी कर दी चोट, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अगर तुम जनता का काम नहीं करते हो तो सिंहासन को खाली करो। और लोकतांत्रिक मांग क्या जोड़ा गया? प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, आप सब लोग जानते हैं। और जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में परिवर्तन होगा, जिसको अंग्रेजी में कहा गया रेफरेंडम। इसलिए कि पार्लियामेंट में अगर दो बहुमत होगा तो आपको जो मन में आएगा आप निर्णय ले लीजिएगा, इसका उस समय विरोध है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी 1975 में लगी, आंदोलन 1974 में शुरू हुआ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? इसलिए कि जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तुम लोग अपोजिशन के लोग बिखरे हुए, 68% वोट अपोजिशन को है और इंदिरा जी को मात्र 68 से जोड़ 17% वोट, 32% वोट उनको है। इसलिए उस समय आज भी कई लोगों का लेख आया है अपने तरीके से, कई तरीके से। विजय शंकर दुबे उस समय पटना के कलेक्टर थे जब हम लोग पटना कॉलेज में पढ़ रहे, और 1975 में भयंकर बाढ़ आई थी पटने में। उन्होंने डायलिसिस की क्रिया जयप्रकाश नारायण की क्रिया को जोड़ते हुए और चौहत्तर आंदोलन की क्रिया को जोड़ते और फिर बाढ़ की चर्चा उन्होंने एक अखबार में उनका मैं पढ़ रहा। केसी त्यागी कह रहे थे कि उसे जेल में नहीं गए हैं, लेकिन केसी त्यागी का एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के साथ लोकदल में थे। तो लोकदल, कांग्रेस हो और जनसंघ को बना करके उस समय, जिस समय हम लोग थे, तो जनसंघ के ऑल इंडिया अध्यक्ष थे बलराज मनोहर। तो क्योंकि उस समय हम लोग बहुत बचपन से कामेश्वर पासवान इस इलाके के उम्मीदवार थे, बहुत कम उम्र में 7वां-8वां पर हम लोग दीपक साहब पर मुहर लगाकर जनसंघ को जिताना है। और जनसंघ को जीतने के बाद क्या क्या उन्होंने किया तो आप सब लोग हमसे जानेगा। कहने का मतलब ये है कि सत्ता बराबर लोगों को आवारा बनाती रही है। इन बातों को हम लोग कैलकुलेशन करके बताते हैं। कम ही लोग हैं जो सत्ता में रह करके और जनहित की बातों को सोचते हैं। हम इनको सत्येंद्र बाबू को कभी कहते हैं कि बहुत सारे चुनाव आए गए, लेकिन आप रूबरू जनता से बराबर होते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमको मालूम होता है कि सत्येंद्र बाबू आए थे, चले। कहने का मतलब है कि अपनी उस मर्यादा का, जो लोकतंत्र में मर्यादा कायम रखनी चाहिए। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव की हार जीत होती रहेगी, लेकिन आप जिस संगठन, जिस नागरिक की प्रतिबद्धता के प्रति आप कृतज्ञ हैं, तो आपको उनके साथ पूरा रहना आपका परम कर्तव्य है। इसको आप बराबर निर्वाह करते रहते हैं। यह आपके लिए बड़ी बात है। इनके बारे में कभी कभी मिलते हैं और मिलने हम जाते हैं कि इनके साथ अपनी बात साझा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जेलों में बंद थे,
और जेलों में बंद होने के बाद जो मांगे जुड़ी गई, प्रतिनिधि वापसी के अधिकार पर आप सभी यह कहें पढ़िएगा। प्रतिनिधि वापसी के अधिकार पर प्रशांत भूषण जो अभी लॉ के महान एक्टिविस्ट हैं, जिनके पिताजी जब 1977 में सरकार बनी थी, मोरारजी भाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो शांति भूषण उस समय इंडिया के लॉ मिनिस्टर, और लॉ मिनिस्टर बनने के बाद फिर उन्हीं के बेटे शांति भूषण है जो अभी लोगों की उम्र के हैं। आज भी अगर कोई विपत्ति आती है, जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट में हम लोग PIL कहते हैं, जिसको लोकहित याचिका कहते हैं, कई बार ऐसे जजेज जाते हैं कि आपने समय बर्बाद किया, कोर्ट का इसलिए 50,000 रुपया फाइन करते थे। एक आध बार मुझे भी फाइन किया, तो हमने कहा यहाँ 50 पैसा तो है ही नहीं, 50,000 कहाँ से लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जुडिशियरी के द्वारा दिए गए गलत निर्णय के खिलाफ भी लड़ने की चेतना आपके अंदर हो, यही जवानी का असल मामला है। और इसीलिए जब सत्येंद्र बाबू ने मुझे कहा तो उस जवानी की बात याद आई कि आखिर हम जेलों में क्यों बंद, ताव आ गए। आज भी हम पुलिस को देखते हैं तो ताव आ जाता है, लगता है कि पुलिस के हाथ में क्या है, जेल भेजने से ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। तो फिर जेल जाना तो हमारा, हमने बराबर उस समय भी कहा था, आज भी कहते रहते हैं कि क्रांतिकारी 3 बातों से लैस हो। पहला, हाथ में हथकड़ी, शरीर का भैया हुसन। असली घर जेल है और मुक्ति का मार्ग क्या है, सीने में गोली। कहने का मतलब है बराबर आप देखते हो कि सरदार भगत सिंह कोई नहीं बनने के लिए कहता है, क्यों नहीं कहता है? सब कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनना है तो बन। सरदार भगत सिंह बनने के लिए किसी की कृपा की जरूरत है, लेकिन कोई नहीं बनना चाहता। तो मैं उन क्रांतिकारी बातों को आपके सामने रख रहा था। इसमें जो उत्तर आंदोलन को काला दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया, उसके बाद तो फिर बिहार के जेल भर दिए। हमको लगता है 1976 में रामानंद तिवारी जी उसी जेल में थे। आप जिनकी सुशील मोदी की चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे ही साथ बक्सर में बंद थे। उस समय के जनसंघ के MLA नवादा के बाबूलाल सिंह हमारे ही साथ जेल में बंद थे। रामानंद तिवारी जी मंत्री रहे थे हमारे ही साथ के, लेकिन रामानंद तिवारी और हमको और 2 छात्र और को गया जेल ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय कोई गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ी से नहीं भेजे जाते। हम लोग बक्सर ट्रेन में रात में चढ़े, यहाँ भोर में उतरे। रामानंद तिवारी की बड़े लीडर, रामानंद तिवारी मंत्री लीडर, तो विद्यार्थियों का हुक्म आया, उनको कचैया लेकर के साफ करने लगे। हम लोग तो स्वयं लौटा। फिर गया कि ट्रेन पर सवार हुए सवेरे, और गया कि ट्रेन पर सवार होकर फिर गया जेल में बंद हो गया जाकर के। और फिर गया जेल के बाद जो इमरजेंसी समाप्त हुई, फिर जेल से निकल करके और हम लोग आए और फिर काम करने लगे। इसी से कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी लगाना क्यों पड़ती है, सरकार क्यों ऐसी बात करती है? बराबर क्यों लोग कहते हैं 2 तिहाई बहुमत। जैसे जैसे राजनेता मजबूत होंगे, जैसे जैसे लोकसभा मजबूत होगी, जनता कमजोर होगी। हम अपनी ओर से करें, हम आपको शामिल नहीं कर रहे। आपको शामिल करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि आप जनता के नजदीक आज MLA के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। किसी के खिलाफ कहिए कोई आदमी लड़ा हो। हमने कई बार आप लोगों को भी कहा है, जो कार्यकर्ता हमारी बात को सुने, 10 साल की उपेक्षा हुई पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा। हम लोगों से मिल करके कहते रहे कहीं क्या करिए, कहीं सुनना उसका कर्तव्य है, लेकिन पैसा किसका जाना हमारा। आज टैक्सेस किसको देने पड़ रहे हैं, हमारा, हमको और आपको। इसलिए हमको और आपको संगठित होने की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी से यही, अगर इमरजेंसी में लोग संगठित नहीं होते तो 32% वोट पर अपोजिशन शासन कर रहा था, शासन कर रहा था। इंदिरा जी धाराशाही नहीं होती। जयकांत बरुआ उसने तो यहाँ तक कह दिया कि इंदिरा
और इंदिरा देवकांत बरुआ उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने यह बात कही। देवकांत बरुआ ने अगर यह बात कह दी आप समझ लीजिए। इसलिए बराबर हम लोग यह मानते हैं कि पर्सनालिटी का लिखा विरोध एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसके साथ पूरी टीम ईमानदार न हो, नहीं हो सकता। देवकांत बरुआ ने उनके साथ ये बात कह दी और इसीलिए देवकांत बरुआ के बारे में क्या क्या कहा गया नारा देना की मीटिंग में, इसलिए खराब लगता है। तो उस समय भी अपने उल्लू सीधा करने के लिए व्यक्ति की तारीफ करना लोगों का परम कर्तव्य था और आज की समय में तो हम लोगों को इमरजेंसी सीख लेने की जरूरत है। हम लोग क्योंकि यह मान करके चले कि साहब हम लोग जेलों में गए तो उस समय हम लोग के दिल में जज्बा था कि हिंदुस्तान को बदल दें। सिकुट कमेटी का प्रोजेक्ट था, सिकुट कमेटी के प्रोजेक्ट पर पूरा सिस्टम आधारित था और आप समझ लीजिए जो स्थिति हो गई कि अब जब लगा कि भाई जेपी सेनानी पेंशन योजना बनने लगी तो मैंने अभी मरे हाल में जेपी सेनानी पेंशन योजना के नीतीश कुमार क्योंकि MLA नहीं थे उनको अध्यक्ष बना दिया। मिथिलेश कुमार सिंह जो एक बार MLA हुए थे 1977 में, मंत्री भी बने थे, PhD मिनिस्टर कपड़ा चुनाव लड़े। उन्होंने कई बार हमको फोन किया, काफी बार हमने कहा कि अच्छा देखते हैं विचार कर। बाद में उन्होंने कहा कि और मिथिलेश बाबू हम सिपाही की नौकरी अगर कर लेते 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ होते तो आज जो सिस्टम है जिसमें हम गरीबी जेल में हम 2 लाख के पटना मकान भी बना लेते। जब वह नहीं किया तो 5,000 10,000 पेंशन के लिए हमारा कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस शिक्षा में आमूल परिवर्तन के खिलाफ और बाद में लोकतांत्रिक मूल्य प्रतिनिधिवाद का अधिकार जिसको आज संत के रूप में हम खेलते हैं। एक MLA हमारी बात नहीं सुनता है। अब पैसे किसके लिए आते हैं? सबके लिए आते हैं। तो हमारी बात सुनता ही नहीं है तो हम हटा सके। अगर उस समय के इमरजेंसी में हमारे साथ काम करने वाले व्यक्ति आज राजनेता अगर इस कानून को ले आते हैं आज बात कर सकते। किशोर स्मारक भवन है, वहाँ प्रतिनिधिवाद के अधिकार पर बड़ी चर्चा आयोजित हुई। प्रशांत भूषण उसमें आए थे, शिवानंद तिवारी तरीका, नरेंद्र सिंह तरीके लोग थे। कहा कि देव कुमार को पहले बुलवा दो। हमने कहा कि सब लोग हमारे साथ। उन्होंने 1 लाख में बाद में कह दिया कि देव कुमार जी जो बात कह रहे हैं पंचायत में तो लागू करिए, पंचायत तो अभी लागू कराइए नहीं रहा है, विधानसभा और लोकसभा में कहा। कहने का मतलब ये है कि हम मुखिया के पहले अपनी बात जो रखते थे और जब मुखिया हो गए तो हम अपनी बात बदल गए कि सरकार हमसे सुनती नहीं है। यह दोहरा नीति बदलने की जरूरत है। तभी इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में आप जो मनाने का निर्णय लिया है मेरे हिसाब से वह सफल हो। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सत्यम शिवम शिवम सुंदरम, जब सत्य नहीं है तो शिव की कल्पना नहीं, और जब दोनों नहीं है तो सुंदर की कल्पना नहीं। जितनी बात हम बोलते हैं हम अपने मन से इमरजेंसी की बात उस समय जो हुआ था उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि संघर्ष करिए, चेतना होगी और फिर मुक्ति होगी। तो हम लोग ये बात बताते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आप लोगों ने हमो या देश अरविंद यादव की एक बार कार्यक्रम कोई बनाए थे जिसमें हमको बोलने का अवसर मिला था। मैंने बताया था अभी कोई बोल रहे थे कि 24 जून को घोषणा हुई थी इमरजेंसी की, क्योंकि बोल रहे थे इसलिए मैंने उसको सुधारा। 25 जून को घोषणा हुई थी और आज सब लोग मनाते हैं। इस बार सरकारी दल में भी जो लोग हैं वे भी मनाते हैं। उस समय के CPI के लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वाले नहीं मनाते हैं इमरजेंसी को। आज लोग क्या चाह रहा है तो कांग्रेस वाले की तो अपनी समझ है और वही लाइन पर अब लोग सब चलने लगे हैं, कांग्रेस के लाइन पर। क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई आदमी छोड़
तो हम यहाँ कहा कि उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि तुम नहीं क्यों तुम्हारे हम चोरी नहीं करेंगे और तुम्हारे चोरी को चलने देंगे। हम क्या तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप सब लोग जो आयोजक समिति के लोग हैं, आप सब लोगों ने काला दिवस के रूप में इमरजेंसी को याद किया और याद करते हुए इस पर परिचर्चा आयोजित की और इस परिचर्चा में हमारे जैसे लोगों को भी बुलाया और आदरणीय चंद्रशेखर बाबू ने हमको न्योता दिया। अगर ये न्योता नहीं दिए होते और 25 जून याद नहीं आया होता तो हमको भी सोच नहीं आता, इसलिए हम 25 जून याद करके जो आ गया, इसलिए हम आपकी न्योता में इन सारी बातों के साथ आप सभी हमसे उम्र में छोटे हैं, आप आगे बढ़ें। आप तो कम दिन के मेहमान हैं, इसलिए आप आगे बढ़ें, यही शुभकामना देने के लिए हम आए हैं और आप आगे बढ़ते रहें। इसी सारी बातों के साथ आप पुनः देश को अगर जिंदा रहें, इसी सारी बातों के साथ देश की कामना करते हुए आप सबको जो कुमार भैया जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्याग्रह के लिए दे दिया। आज आपने उन्होंने अपना पेंशन तक भी जो सरकारी योजना का लोग अभी फायदा उठाने के लिए मार करते हैं, आज उसमें पेंशन 15,000 रुपया के आसपास मिलता है। उन्होंने उसका त्याग करा, ये भी सोचने की बात है। जबकि कोई साधारण किसान है, कोई बहुत बड़े लोग भी नहीं है, साइकिल से चलते हैं, लेकिन आज की मानसिकता क्या है? हम लोग जब एक वोट आता है तो उसमें हम लोग पैसे पर बिकने लगते हैं। हमारे लिए हम आनंद है, ये भी बेचारे निशा में बंद थे 2 महीने के लिए। ऐसा भी कुछ कागज में कमी है, इनको पेंशन की जरूरत भी है ना, जरूरत। आप हमको पेपर दीजिए, हम आपका काम इनको कराएंगे। इस सभा में हम लोग के बीच केशव भैया, रामजी भैया, अरुण बाबा, लक्ष्मण साहू जी, अनामिका जी, आजाद पासवान जी, रमेश जी, उन्होंने हमको चुनाव में भी काफ़ी मदद किया। आजाद पासवान जी, गणेश जी, पूनम केसरी जी, श्याम सुंदर केसरी जी, सुनीता वर्मा जी, पवन जी, पिंकू साहू जी, अरविंद यादव जी, भास्कर लाल पटवा जी, बबलू जी, सुरेंद्र पासवान जी, राम सागर गुप्ता जी, धर्मेंद्र जी, कैलाश जी, सब लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। मैं दो चार बातें मैं ही बताऊंगा जो हमें पार्टी के तरफ से बताया गया है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तो 1,10,000 आदमी को बंद किया गया था। 253 पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, 7 विदेशी पत्रकार को इंडिया से बाहर भेजा गया, 51 पत्रकारों की मान्यता को रद्द कर दिया गया, 18 पत्रिकाओं को भी रद्द कर दिया गया, 290 अखबार के विज्ञापन को भी बंद कर दिया गया। अजय प्रकाश जी को तो रात में गिरफ्तार किया ही गया था, जिसको सब लोग जानते हैं। ये सारी बातें हैं और सारा डिटेल भी आप लोग को केशव कांत जी भी बताए और हमारे कुमार भैया भी बताए, केशव भैया भी बताए हैं। बाकी हमें कोई बहुत विशेष जानकारी तो इस पर है नहीं, तो मैं आप लोग को बता सकूँ तो हमारे पास जानकारी था, मैं आपको पूछ रहा हूँ। जय हिंद, जय।